नमस्ते। कभी कभी ना एक बहुत छोटी सी लगने वाली घटना किसी देश में सालों से दबी हुई बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को एकदम से सतह पर ले आती है। और जानते हैं, नेपाल में हाल ही में बिल्कुल यही हुआ। एक सोशल मीडिया बैन और उसने पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सोशल मीडिया बैन किसी सरकार को कैसे गिरा सकता है? क्या ये सच में सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई थी, या फिर ये किसी पूरे सिस्टम के खिलाफ एक बहुत बड़ा विस्फोट था? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ सिर्फ 4 दिनों में क्या से क्या हो गया। 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे 26 प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगता है, और उसके ठीक बाद कुछ ही दिनों के अंदर संसद भवन जला दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो जाता है और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता है। मतलब ये जो रफ्तार थी ना, ये वाकई में हैरान कर देने वाली थी। तो चलिए अब कहानी की पहली परत को खोलते हैं। ये जो सोशल मीडिया बैन था वो असल वजह नहीं थी, बल्कि बस एक ट्रिगर था, एक चिंगारी। देखिए, कई एक्सपर्ट्स ने भी यही कहा है कि इस सोशल मीडिया बैन को बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। ये तो बस एक बहाना था जिसके जरिए सालों से जो गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था वो फूट पड़ा। असली कहानी तो कहीं ज्यादा गहरी है और उसे समझने के लिए हमें थोड़ा और अंदर तक जाना होगा। तो अब आते हैं कहानी की दूसरी परत पर, और ये है पिछले एक दशक से पनप रहा राजनैतिक असंतोष। साल 2008 में जब नेपाल में राजशाही खत्म हुई थी ना, तो एक सपना देखा गया था, एक नए लोकतंत्र का सपना। लेकिन हुआ क्या? हकीकत तो कुछ और ही निकली। पूरा का पूरा सिस्टम करप्शन, भाई भतीजावाद और अस्थिर सरकारों के जाल में फंसकर रह गया। लोकतंत्र को आए हुए 15 साल। सोचिए, पूरे 15 साल हो चुके थे। ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। और इन 15 सालों में एक भी, जी हाँ, एक भी सरकार ऐसी नहीं आई जो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकी हो। ये एक आंकड़ा ही वहां के राजनीतिक अस्थिरता की पूरी कहानी बयां कर देता है। सत्ता तो जैसे एक म्यूजिकल चेयर का खेल बनकर रह गई थी। लगातार कमजोर गठबंधन सरकारें आती थीं और चली जाती थीं। नेताओं पर करप्शन के आरोप लगते रहे। हालत ये थी कि जब एक मंत्री ने अपनी ही पार्टी में भ्रष्टाचार की जांच शुरू की तो उन्हें ही पद से हटा दिया गया। इन सब चीजों ने जनता का पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से भरोसा ही उठा दिया। तो ये तो हुई राजनीतिक विफलता की बात। अब देखते हैं उन ठोस आर्थिक और सामाजिक दिक्कतों को जो आम नेपाली लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही थीं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। अर्थव्यवस्था पर ना चारों तरफ से दबाव था। देश पर कर्ज उसकी कुल सालाना कमाई यानी जीडीपी का लगभग 45% हो चुका था। युवाओं में बेरोजगारी और महंगाई आसमान छू रही थी। और मजे की बात यह कि पूरी इकोनॉमी विदेश में काम कर रहे नेपाली मजदूरों के भेजे हुए पैसों पर टिकी हुई थी। ये एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है ना, कि जो पैसा देश के लिए लाइफलाइन है वही सरकार के खिलाफ गुस्से की वजह भी बन रहा है। युवाओं को ये महसूस होता था कि उनके अपने लोग, उनके घर वाले बाहर जाकर मेहनत करते हैं, अपमान सहते हैं, पैसा कमाते हैं, और यहाँ सरकार उस पैसे को करप्शन में उड़ा रही है। और यही वो भावना थी जो युवाओं के मन में घर कर गई थी। उन्हें लग रहा था कि सरकार उनके बलिदान की कोई कदर ही नहीं कर रही, बल्कि उनके साथ गुलामों जैसा बर्ताव कर रही है। ये गुस्सा बस एक मौके की तलाश में था। चलिए अब एक और परत हटाते हैं और देखते हैं कि कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस पूरे सिचुएशन को और भी ज्यादा उलझा रही थी। नेपाल की जो लोकेशन है ना, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ भारत, दो इतने बड़े पड़ोसियों के बीच फंसा हुआ देश। ऐसे में जाहिर है कि कई बाहरी ताकतें यहां अपना असर डालना चाहती हैं। देखिए, यहां 3 बड़े खिलाड़ी हैं, चीन, भारत और अमेरिका। तीनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। जैसे अमेरिका मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन यानी एमसीसी जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए नेपाल को बड़ी बड़ी ग्रांट्स दे रहा था, ताकि इस पूरे रीजन में उसका दबदबा बढ़ सके। और जब बड़ी ताकतें किसी छोटे देश में इस तरह का खेल खेलती हैं तो अक्सर वहां की स्थिरता दांव पर लग जाती है। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले मोड़ पर। जब लोकतंत्र से लोगों का भरोसा टूटा तो उन्होंने एक ऐसी मांग कर डाली जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सोचिए जरा, इस पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम के खिलाफ इतना गुस्सा था तो प्रदर्शनकारियों ने क्या मांगा होगा?
आमतौर पर तो यही माना जाता है ना कि एक बार लोकतंत्र आ जाए तो लोग वापस किसी और सिस्टम में नहीं जाना चाहते, लेकिन नेपाल में कुछ और ही हो रहा था। ये सच में बहुत अजीब था। प्रदर्शनकारी उसी राजशाही को वापस लाने की मांग कर रहे थे जिसे 2008 में हटा दिया गया था। सड़कों पर नारे लग रहे थे, हमें एक हिंदू राजशाही चाहिए। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र से उनका मोह भंग कितना गहरा था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी पता है? प्रदर्शनों में जो बैनर थे उन पर भारतीय नेता योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें थीं। ये इस बात का इशारा था कि ये विरोध सिर्फ करप्शन के खिलाफ नहीं था, बल्कि यहाँ एक तरह के धार्मिक राष्ट्रवाद का भी उभार हो रहा था। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेपाल की ये कहानी आखिर पूरी दुनिया को क्या चेतावनी दे रही है। देखिए, नेपाल में जो कुछ हुआ वो हम सबके लिए एक तरह की वार्निंग है। पहला सबक, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ काफी नहीं है, आर्थिक असमानता को दूर करना जरूरी है। दूसरा सबक, युवाओं को अच्छी शिक्षा, सेहत और असली मौके देने होंगे। और तीसरा, किसी भी देश को बड़ी ताकतों के भू-राजनीतिक खेल में कठपुतली बनने से बचना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि नेपाल की ये कहानी, जो युवाओं के गुस्से, आर्थिक तकलीफ और राजनीतिक नाकामी की कहानी है, क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है या फिर ये आने वाले भविष्य की एक झलक है? ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है। अगर लोगों की, खासकर युवाओं की आवाज़ को नहीं सुना गया, तो एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़े विस्फोट की वजह बन सकती है। अब देखना यह है कि क्या बाकी दुनिया इस चेतावनी से कोई सबक लेती है।